नमस्कार, मैं रामनिवास सोईवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर में। देखो, आज अपन सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 9 लेके आए हैं और इस पार्ट में अपन अध्ययन करेंगे घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व है, यानी घनीय एकक कोष्ठिका के घनत्व का निर्धारण कैसे करते हैं। देखो, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने घनीय जालकों के लिए प्रतिशत संकुलन दक्षता ज्ञात की थी, तो उसी कड़ी में लगातार हम नेक्स्ट जो टॉपिक है घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व है कि ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखो, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि माना घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका की भुजा बराबर A, अतः घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन। अब देखो, घनीय एकक कोष्ठिका की भुजा A है और हम बात करें घनीय एकक कोष्ठिका के आयतन की, तो आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब, यानी मैं लिख दूं यहाँ पे भुजा क्यूब। तो ये क्या हो गया? ये हो गया घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन। अब देखो, अपन ऐसे कह सकते हैं कि माना घनीय एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का द्रव्यमान m तथा घनीय एकक कोष्ठिका में कुल z परमाणु हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं माना घनीय एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का द्रव्यमान m है, स्मॉल है, m है, तथा घनीय एकक कोष्ठिका में कुल z परमाणु हैं। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप कुल परमाणुओं को n भी ले सकते हो, स्मॉल n ले सकते हो, या फिर z। मैंने यहाँ पे z लिया है। अब देखो, घनीय एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का द्रव्यमान तो है स्मॉल m तथा घनीय एकक कोष्ठिका में कुल z परमाणु है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे घनीय एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? अतः घनीय एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान क्या आएगा? कुल द्रव्यमान क्या जाएगा? अरे भाई, z इंटू एम, यानी z इंटू एम। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखो ये तो आ गया घनीय एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान z इंटू एन। अब देखो, z क्या है? अभी लिखा है मैंने z, कुल परमाणुओं की संख्या, और m क्या है? m है एक परमाणु का द्रव्यमान, अब देखो, हमारे पास घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन तो ये रहा a³ और कुल द्रव्यमान ये रहा, यानी हमारे पास आयतन
और द्रव्यमान प्राप्त हो गया है। तो अब हम घनीय एकक कोष्ठिका का जो घनत्व है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अतः घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व बताओ क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व को मैं D से लिखूं, द्रव्यमान ये रहा Z इंटू एम और बट्टे आयतन ये रहा। तो ये तो हो गया घनत्व का सूत्र। अब देखो हमें पता है चूंकि m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है कैपिटल M बट्टे Na, यानी यहाँ पर m तो क्या है? m तो है मोलर द्रव्यमान और Na क्या है? Na आवोगाद्रो संख्या जिसका मान कितना होता है? जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखो इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ और इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ। चलो इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। इसको मैं समीकरण, अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ये जो स्मॉल m का मान है m बट्टे Na, ये मैं समीकरण 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास D बराबर क्या आ जाएगा? देखो Z m अपॉन A3Na। देखो इस समीकरण को मैं 3 नाम दे दूं तो ये जो समीकरण आया है ये हमें क्या बता रहा है? ये घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व बता रहा है। देखो इसमें Z क्या है? Z है कुल परमाणुओं की संख्या, M क्या है? M है मोलर द्रव्यमान, A3 क्या है? घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन और Na क्या है? आवोगाद्रो नंबर या आवोगाद्रो संख्या। तो अपन कह सकते हैं इस सूत्र से हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर यानी अपन कह सकते हैं कि इस सूत्र से हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं, M का मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर Z का मान ज्ञात कर सकते हैं, कुल परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी हेडिंग थी, घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व है। इस सूत्र को आप याद रखोगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना आप। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मैंने कुछ से क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मोल है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि इसका घनत्व 2.7 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी। यानी देखो अभी जस्ट हमने जो सूत्र देखा है उस सूत्र की सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। और प्रकृति पूछिए, देखो प्रकृति का मतलब हमने पिछले वीडियो में घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की है। BCC में क्या होगी, FCC में क्या होगी, SC में क्या होगी। यानी हमें यहाँ पर ये जो एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका में यदि हमें अणुओं की संख्या पता हो जाए तो हम उसकी प्रकृति बता सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर इस एकक कोष्ठिका में जो परमाणु हैं या अवयवी कण हैं या अवयवी गोले हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आंसर फर्स्ट। देखो सबसे पहले अब दिया गया क्या है वो लिख लो आप।
दिया गया है। देखो क्या क्या दिया गया है, मोलर द्रव्यमान यानी m का मान दिया गया है। एक तो m का मान है 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल में, ठीक है। फिर देखो 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा, यानी भुजा की लंबाई, यानी हमें a का मान दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ a बराबर कितना 405 पिकोमीटर। अब देखो इसको मैं मीटर में चेंज करूँ तो क्या आएगा 405 गुणा 10⁻⁻12। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो हमें m दिया है, a दिया है। फिर यदि इसका घनत्व है, देखो d भी दे दिया, d कितना है, d है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो ये दिया हुआ है। अब देखो हमारा सूत्र क्या है, पहले मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमारा सूत्र था d बराबर z इंटू m और a3 z इंटू m a3, ये हमारा सूत्र था z इंटू m और na क्या आएगा na। अब देखो इस सूत्र में देखो आप, यानी d ये रहा, a हमारे पास a है, यानी हम इस a से a3 का मान याद कर लेंगे। na हमें पता ही है, आवोगाद्रो नंबर कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो ये तो हमें दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, देखो d दिया हुआ है, a3 का मान अपन ज्ञात कर लेंगे, na का मान हमारे पास है ही, z यानी हमें z ज्ञात करना है। मैं यहाँ पे लिख दूँ z हमें ज्ञात करना है। तो देखो z ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, d गुणा a3 गुणा na और अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा m। अब देखो मान रखते हैं, इसमें मान रखेंगे। d का मान कितना है, d का मान है 2.7 इंटू 10⁻3, फिर इंटू a का मान है ये रहा 405 इंटू 10⁻⁻12 क्यूब, तो ये रही क्यूब, इंटू na का मान कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 और नीचे m का मान पड़ा ही है 2.7 इंटू 10⁻⁻2। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.7 इंटू 10⁻3, इसको मैं -10 में चेंज करूँ तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू, अब देखो यहाँ पे 10 की घात -10 हो गई है, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 की घात 3 है, यानी 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 10 की घात -10, 10 की घात -10, 10 की घात -10, यानी 10 की घात -30 हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे लिख दूँ मैं 6.022 इंटू 10⁻23। नीचे देखो क्या है, नीचे है 2.7 इंटू 10⁻⁻2। अब देखो 2.7 को 2.7 से मैं कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू, पहले मैं ये लिख रहा हूँ 6.022 इंटू, अब देखो ये 10 की घात -2 नीचे, इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात 2 ऊपर प्लस की 2 प्लस की 3 5 और प्लस की 23 ये रही, यानी
10 की घात 28 तो हो गई प्लस की, और -30 है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी बचेगी, यहाँ पे 10 की घात -28 यानी माइनस की 2 घात बच जाएंगी। और जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास 4 यानी z का जो मान है वो हमारे पास 4 आएगा। अब देखो z का मान 4 आ गया तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर चूंकि z का मान 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, अतः इस एकक कोष्ठी का या अतः यह एकक कोष्ठी का, ऐसे लिखेंगे, अतः यह एकक कोष्ठी का। अब बताओ 4 मान किस में था, 4 मान किस एकक कोष्ठिका के लिए होता है, अवयवी कणों की कुल संख्या 4 किसके लिए होती है, एफसीसी के लिए होती है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। तो अपन क्या कहेंगे, अतः यह एकक कोष्ठिका एफसीसी होगी, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि इस घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति एफसीसी होगी। तो ये हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बस इस उत्तर को आपको ध्यान में रखना है, मान पुटअप करने और गणना आपको कर लेनी है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है, फलक केंद्रित घनीय जालक में, यदि इसकी एकक कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁻8 सेमी हो तथा घनत्व 10.5 ग्राम पर सेमी क्यूब हो, तो चांदी का प्रमाणिक द्रव्यमान, यानी अब की बार हमें m का मान ज्ञात करना है, प्रमाणिक द्रव्यमान। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं आंसर नंबर 2। देखो वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप दिया गया क्या है वो लिख लो, आप दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखते हैं। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है, देखो एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई, यानी एक तो हमें एक का मान दिया गया है, एक का मान, भाई कोर की लंबाई बुझाई तो है, तो एक का मान कितना है 4.07 × 10⁻8 सेमी। एक हमें डी दिया गया है कितना 10.5 ग्राम पर सेमी क्यूब, ठीक है। अब देखो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अरे 4 होती है, अभी तो आया था आंसर इसका, यानी एफसीसी में जो जेड का मान है वो कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफसीसी के लिए जेड बराबर, यानी कुल परमाणुओं की संख्या या कुल अवयवी गोलों की संख्या 4, तो जेड का मान 4 आ गया, एन का मान हमें पता है ही 6.022 × 10⁻23। अब देखो सूत्र लगाओ आप वही, कौन सा, D बराबर Z गुणा M अपॉन A3 गुणा Na, ये हमारा सूत्र है। अब देखो हमें तो क्या ज्ञात करना है, हमें तो M का मान ज्ञात करना है, यानी M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा D गुणा, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ इसको, हमें M का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा D गुणा A3 × Na और अपॉन Z। अब मान रख दो आप, D का मान कितना है 10.5, D का मान 10.5 है, फिर A का मान ये रहा 4.07 × 10⁻⁻8 और ये क्यूब, फिर Na का मान हमें पता है ही 6.022 × 10⁻23 और नीचे क्या है Z, ये Z है, Z का मान 4 है। अब देखो इसको मैं सरल करूं, इसको मैं से लिख दूं
10.5 इंटू 4.07 गुना 4.07 गुना 4.07 गुना, अब देखो -8, 10 की घात -8 है और क्यूब है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 की घात -24, फिर गुना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, नीचे है 4। और मैं इसको सरल करूँ तो देखो मैं इन घातों को सरल कर रहा हूँ पहले, तो क्या आएगा 10.5 गुना 4.07 गुना 4.07 गुना 4.07, और फिर क्या है, फिर मैं इसको लिख दूँ 6.022 को। अब देखो 10 की घात माइनस तो है 24 की, और 10 की घात 23 है प्लस की, इसका मतलब 10 की घात -1 बच गई। और जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 106.57। अब देखो क्या है, ये है चांदी का परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में आया है, किस में आया है, ग्राम में। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, हमें एक का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, जेड हमें पता है क्योंकि एफसीसी के लिए जेड का मान 4 होता है, एन अवगाद्रो संख्या का मान हमारे पास है। सूत्र हमारा ये था, इस सूत्र को हमने व्यवस्थित किया क्योंकि हमें एम का मान ज्ञात करना है, तो एम का मान कैसे निकालेंगे, डी इंटू A3 इंटू NA अपॉन एम, सॉरी जेड, ये हमने सूत्र व्यवस्थित कर लिया। इसी सूत्र से हमने ये सूत्र बनाया है, फिर हमने इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दी और इसको हमने सरल कर लिया। सरल किया तो हमारे पास क्या आया, 106.57 ग्राम, जो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो मैं ऊपर वाले दोनों क्वेश्चनों को हटा रहा हूं, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है वो कि सोना जिसकी परमाणुक त्रिज्या दी गई है कोष्टक में, कितनी, R बराबर 0.44 नैनोमीटर, एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। क्वेश्चन को देखते हैं पहले। सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या R बराबर 0.44 नैनोमीटर एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई, यानी आपकी बार हमें एक का मान ज्ञात करना है। देखो हल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आंसर नंबर 3। पहले वही बातें लिखो, दिया गया है, देखो क्या क्या दिया गया है हमें एक तो आर का मान दिया गया है, त्रिज्या का मान 0.44 नैनोमीटर। अब देखो अब यहाँ पे वो सूत्र नहीं लगेगा, याद करो जब हमने एफसीसी में संकुलन दक्षता ज्ञात की थी तो वहाँ पे एक सूत्र आया था, किसमें, कोष्टिका की भुजा A और गोले की त्रिज्या R में संबंध बताने वाला एक सूत्र आया था, और वो क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफसीसी के लिए आप आराम से पिछले वाले वीडियो को देखना, वहाँ पर आपको ये सूत्र मिल जाएगा। क्या आया था, A बराबर 4R/√2, ये सूत्र लगेगा यहाँ पे। ये सूत्र क्या कर रहा है, देखो ये सूत्र जो एकक कोष्टिका है उसकी भुजा या अपन कह सकते हैं कोर की लंबाई और गोले की त्रिज्या R में संबंध बता रहा है। अब देखो हमारे पास R का मान है तो हम यहाँ पे मान रखेंगे 4 इंटू R का मान कितना है, 0.44 नैनोमीटर है, तो हमारा आंसर भी नैनोमीटर में आएगा, अपॉन √2। अब देखो मैं यहाँ पे 4 इंटू 0.44, मैं यहाँ पे √2 का मान रख दूँ, क्या होता है
1.414 इसका मतलब इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.244 नैनोमीटर। तो ये क्या आ गई, ये एकक कोशिका की कोर की लंबाई बोल दो आप, या हम कह सकते हैं कि भुजा की लंबाई 1.244 नैनोमीटर। तो देखो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने जो घनीय एकक कोशिका है उसके लिए हमने घनत्व का मान ज्ञात किया, घनत्व के लिए सूत्र को व्युत्पन्न किया, फिर उससे संबंधित हमने क्वेश्चन देखे। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना और आराम से वीडियो को पॉज करना, लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर को पढ़ने के लिए बीच बीच में से वीडियो देखते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि सॉलिड जो हमारा चैप्टर पहला है सॉलिड स्टेट, इसको देखने के लिए आप मेरे जो वीडियो हैं उनको आप कंटिन्यू देखिए। पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर पार्ट सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ताकि आपको हर चीज़ लगातार याद होती चली जाएगी। देखो जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप लगातार कंटिन्यू देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और वे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो अगर पहली बार हैं चैनल के ऊपर तो मेरा जो चैनल है केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर, उसको सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।